क्या हुआ? मेरे बारे में आप यूट्यूब पर पढ़ सब लोग जो बोल रहे सुन रहे हैं ना, कैमरा इसमें है इधर। सुमिता कुमारी ने जो अपना परिचय दिया है उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा है, बस इतना ही कहा है कि वे बिहार सरकार में अधिकारी हैं। तो अपनी ओर से मैं जोड़ता हूं तो उनका परिचय यही है कि वो कविता लिखती हैं। ममता जैन कर्नाटक से हैं, सॉरी, ममता जैन दिल्ली से हैं और वो पेशे से अध्यापक हैं और उनकी कविताएं कुछ समूह संकलनों में छपी हैं और यत्र तत्र पत्र पत्रिकाओं में उनके कविताएं छपी हैं। सरिता सैल कर्नाटक से हैं और एमए हिंदी साहित्य में हैं। और कहती हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, मेरे लिए साहित्य मानव जीवन की विवशताओं को प्रकट करने का माध्यम है। सहमत है, अच्छा स्टेटमेंट है। और तमाम लघु पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपती रही हैं, छप रही हैं। इसमें दो चार का नाम मैं पढ़ देता हूँ। सृजन सरोकार, बहुमत, इत्यादि। उनकी कविताओं का अनुवाद कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में भी हुआ है। उन्होंने एक उपन्यास का कोंकणी भाषा से ट्रांसलेट किया है हिंदी में। शाश्वत उपाध्याय यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। इंडिया ग्रुप समूह के द ललन टॉप से जुड़े हुए हैं। आज तक रेडियो समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों, सोशल मीडिया हैंडल्स पर कविताएं पढ़ चुके हैं। वर्तमान में, जो कि मुझे सुनकर अच्छा लगा, किसान सत्याग्रह की वेबसाइट से के हिंदी कंटेंट और सोशल मीडिया की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। समसामयिक मुद्दों पर लिख रहे हैं, मुखर हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी करते हैं। तो ये हैं हमारे आज के प्रिय युवा कवियों का परिचय। इसके पहले कि मैं आप लोगों को एक एक करके कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। शाश्वत? हाँ सर, पहुंच रही। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है, ठीक है। तो जिस क्रम में मैंने नाम लिखा है, पढ़ा है अभी, उसी क्रम में मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं।
और मैं जैसा कि आ, ये बात हमने मानी कि एक ही बार में नहीं बल्कि आ, कुछ राउंड्स में कविताएं हों। तो मैं बिहार से जुड़ी सुनीता कुमारी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ और पहले दौर में आप लोग दो दो कविताएं इत्मीनान से पढ़ें। तो सुनीता कुमारी, आप अपना फोन ठीक कर लीजिए। आप, आपका फोटो उल्टा हो रहा है, वो फोन ठीक कर लीजिए। और आप फोटो उल्टा आ रहा है। फोन ठीक करें। अब ठीक आ रही है सर फोटो? अभी नहीं आ रही है, उल्टा आ रहा है। नहीं आ रहा है। आपका कैमरा बंद है मैम, सुमिता मैम। अब ठीक है। सुमिता कुमारी जी, आप अपनी कविताएं पढ़ें। जी सही आ रहा है। शुक्रिया सर। अब फोटोग्राफ आ रहा है? जी 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 आ रही है। जी जी आप पढ़िए, शुक्रिया। पढ़िए, आप पढ़िए। मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है पापा संभाल कर रखना। पापा संभाल कर रखना वो गुड़िया जिसे बनाया था मैंने रंग बिरंगे कतरनों से। पापा संभाल कर रखना वो गुड़िया जिसे बनाया था मैंने रंग बिरंगे कतरनों से, जिसकी आंखें देखकर सबने मेरी कारीगरी की तारीफ की थी। मैंने दो मुँहे बाल कटवाए थे मैंने दो मुँहे बाल कटवाए थे गुड़िया की चोटी के लिए, जिसके मटमैले लहंगे पर टांके थे सितारे, पड़ोसन के फेंके ब्लाउज से उतार कर, जिसे पहनाए थे जूते सिगरेट के बेकार पैकेटों से चमकने वाले कागज को निकालकर। पापा उसे संभाल कर रखना। जब आऊं लौटकर छोटकू के लिए नाव की छाप वाले कुर्ते के लिए पैसा लेकर, छुटकी की चप्पलों की जिद पूरी करने, घर में दोनों सांझ चूल्हा जलने की व्यवस्था और तेज धौकनी संग चलती तिल तिल मरती माँ को भर पेट खाना खिलाने, तेरे कमजोर कंधे से ढहते गिरवी घर के बोझ की साझेदारी करने। पापा तब तक उसे संभाल कर रखना। रत्ती भर चिंता न करना, रत्ती भर चिंता न करना, मौका न भेजूंगी कोई शिकायत का। रत्ती भर चिंता न करना, मौका नहीं भेजूंगी कोई शिकायत का। सुबह 5 बजे से पहर रात भर, सुबह 5 बजे से पहर रात भर करती हूँ सबकी खिदमत, दौड़ती रहती हूँ लगातार माँ की धौकने की तरह। पीड़ा भूल जाती हूँ अपनों तक लौटने की सोचकर। खैर मेरी गुड़िया, उसका लहंगा गंदा हो तो रहने देना, आकर फिर से धोऊंगी मैं, फिर से तारे चमक उठेंगे। मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है वह स्त्री। मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है वह स्त्री। चिमटों से उपलों को आग के हवाले करती, चिमटे से उपलों को आग के हवाले करती,
धुआं करती गीली लकड़ी को धीरे से उकसाती, चिमटे से उपलों को आग के हवाले करती, धुआं करती गीली लकड़ी को उपले धीरे से उकसाती, भीषण गर्मी में भी तन्मयता से रोटियां सेकती, बड़ी कारीगरी से सहेजती है एक एक रोटी। कत्थई मलिन साड़ी में पसीने से लथपथ, कत्थई मलिन साड़ी में पसीने से लथपथ वह सांवली सी स्त्री माथे के लटों को आटा लगे हाथों से हटाती, पीठ पर बिखर आए लंबे बालों का बेतरतीब लपेट कर जूड़ा बनाती, 5 मैले कुचैले बच्चों से घिरी बनी हुई है उनकी उत्सुकता का केंद्र। बच्चे जो हो रहे हैं, बच्चे जो हो रहे हैं माँ की तरह ही पसीने से लथपथ, लगातार करते हैं चूहल और बच्चों को खेलने जाने को कहती स्त्री भांप कर उनका मन, उठाकर नमक तेल का डब्बा रगड़ कर एक एक रोटी पकड़ाती है उन्हें और लपक कर अपना हिस्सा बच्चे होते हैं वहां से काफू। मुस्कुराती स्त्री, मुस्कुराती स्त्री तन्मयता से पकाने लगती है रोटियां, गुनगुनाती है ब्याह के गवई गीत, आंखों में उभरते हैं अतीत के चलचित्र, गाते गाते गीत कुछ याद कर मुस्कुरा पड़ती है, चेहरा सुर्ख होने लगता है और शोक हो आई आंखें थोड़ी और लजा जाती हैं। न सिकवा किसी से, न शिकायत किसी से, न सिकवा किसी से, न शिकायत किसी से, विकट स्थितियों में भी संतुष्ट, चेहरे पर अद्भुत आभा लिए मेरे स्मृतियों में बसी वह स्त्री दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। जी धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर कविता है मैम। शानदार। 2 कविता हो गई थी। बहुत सुंदर मैम। शुक्रिया सर। मिथिलेश सर ही लेफ्ट हो गए हैं। धन्यवाद। दरअसल कुछ लोगों का 2 माइक्रोफोन कविताएं ऑन हो रहने की गई वजह तो से कंटिन्यू आवाज करें। खड़खड़ा रही है। कंटिन्यू करें। दो दो कविताओं का ये हुआ है, निर्देश हुआ है हर व्यक्ति को। जी 2 कविता, जी 2 कविताएं हो गई हैं। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा लग रहा है। मैम एक आध कविताएं और सुनाइए तब तक, जब तक सब सर जुड़ेंगे तब तक कविता सुनी जाए। जी जी बिल्कुल। मेरी तीसरी कविता है जिसका शीर्षक है मायका। अलसाए चांद को धकियाते, अलसाए चांद को धकियाते, ताजगी की तरावट लिए, अलसाए चांद को धकियाते, चांद ताजगी की तरावट लिए, जब सूरज बिछाने लगता है अपनी रेशमी डोरे वाली सुनहरी चादर। अलसाए चांद को धकियाते, ताजगी की तरावट लिए, जब सूरज बिछाने लगता है अपनी रेशमी डोरे वाली सुनहरी चादर। जब धूप का टुकड़ा ढकने लगता है चेहरा, वह कुनमुनाती है,
पैरों को सिकोड़ कर थोड़ी और गोल हो जाती है। तभी चूहानी घर में रात के जूठे बर्तनों को मांज कर सरियाती माँ। तभी चूहानी घर में रात के जूठे बर्तनों को मांज कर सरियाती माँ बार बार लगाती है आवाजें, खुला गया 10 बजिया। लेकिन फूलो रानी नहीं खिली अब तक। बेटी सुनती है, गुनती है माँ के गुस्से वाला प्यार और करे शब्दों की मृदुलता। फिर थोड़ी अलसाई, थोड़ी बिखरी सी आकर लिपट जाती है बुदबुदाती माँ से। माँ खूब समझती है मायका, माँ खूब समझती है मायका और माँ के घर में होना कुंवारी बेटियां। माँ खूब समझती है मायका और माँ के घर में होना कुंवारी बेटियां। पुलक कर रखती है स्नेह भरा हाथ, पुलक कर रखती है स्नेह भरा हाथ बेटी के सिर पर और पुचकार कर कहती है, मायका है राज कर ले लाली। तभी देहरी से खखाड़ते हुए तभी देहरी से खखाड़ते हुए आने लगती है तीखी आवाज, 9 बज गए, नहीं लगाई लुकाई अब तक। और माँ हड़बड़ा कर काटने लगती है तरकारी। वाह, शुक्रिया। कितना सुंदर है ये। शानदार, बहुत अच्छा सुना है। स्त्री विमर्श की कविता है, अच्छी कविता है। बहुत बढ़िया मैम। शुक्रिया। सर सर शायद नहीं जुड़ पाए हैं, तो मुझे लगता है क्रम के क्या मैं अनुसार से कंटिन्यू कुछ रखूं? सर कनेक्ट लगता है नहीं हो पा रहा है। कोई लोग कॉल करके देख लीजिए एक लोग नहीं, से। इस बार तो आवाज अच्छी थी। जी, तो मेरी 3 कविताएं हो गई हैं, अब सर ने 2 कहा है, तो क्या कंटिन्यू रखा जाए? नहीं, मेरे अब ख्याल ममता से मैम सुनाएंगी तो। हाँ जी, मैं यही कहने वाली भी थी। मैंने कहा जी अब जी। सर की बात का मान रखते हुए कि उसी क्रम में चलते हैं फिर। तो मैं शुरू करूं क्या कविता? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, एकदम बहुत साफ आ जी रही है, आप आवाज सुनाएं। आ रही है। अच्छा, ठीक है। मेरी ये पहली कविता है। कविता का शीर्षक है पतंगे। आकाश में उड़ती पतंगे नहीं जानती अंकुश का अर्थ। आकाश में उड़ती पतंगे नहीं जानती अंकुश का अर्थ। वे जानती हैं खुली हवा में विचरना। वे जानती हैं खुली हवा में विचरना और छूना आसमान की ऊंचाइयों को। पतंगे नहीं महसूस पाती, पतंगे नहीं महसूस पाती उस हाथ के दबाव को जो थामे रखता है उनकी डोर अपने हाथ में। पतंगे नहीं महसूस पाती उस हाथ के दबाव को जो थामे रखता है उनकी डोर अपने हाथ में। पतंगों ने नहीं सीखा लड़ना, पतंगों ने नहीं सीखा लड़ना। वे जानती हैं सिर्फ मिलना जुलना और आगे बढ़ना एक दूसरे की ओर। वे जानती हैं सिर्फ मिलना जुलना और आगे बढ़ना एक दूसरे की ओर। वे नहीं पहचान पाती, वे नहीं पहचान पाती उस हाथ धार के जिससे मैं मिलते देख ही नहीं। कट जाती है ग्रीवा। वे नहीं पहचान पाती उस धार को जिससे मिलते ही कट जाती है ग्रीवा। पतंगे नहीं थाम पाती अपनी ही डोर अपने हाथ में। पतंगे नहीं थाम पाती अपनी ही डोर अपने हाथ में। वे नहीं जानती लुटने मिटने कटने का अर्थ। वे नहीं जानती लुटने मिटने कटने का अर्थ। वे देखना चाहती हैं दुनिया को ऊंचाई से। वे देखना चाहती हैं दुनिया को ऊंचाई से। उनका ऊंचा नीचा होना निर्भर है मुट्ठी में कसे धागे के तनाव पर। उनका ऊंचा नीचा होना निर्भर है मुट्ठी में कसे धागे के तनाव पर। विजय और वर्चस्व की उम्मीदों को सजोए आ गिरती हैं एक रोज जमीन पर। ये थी मेरी कविता पतंगे। एक और मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़िए। दूसरी कविता है बैसाख की आस। तुमने भूख का वास्ता दिया, तुमने भूख का वास्ता दिया मुझे अन्न उगाने की सूझी। तुमने भूख का वास्ता दिया मुझे अन्न उगाने की सूझी। मैंने बोए गेहूँ जौ चना चावल दाल और
शरबत चाय चीनी के नाम पर रोक दी ईख, और शरबत चाय चीनी के नाम पर रोक दी ईख। मेरे इसी कार व्यवहार पर टिके थे सब त्योहार, मेरे इसी कार व्यवहार पर टिके थे सब त्योहार। बसंत आया, फूल खिले, हवा चली, खेत लहलाए, और आज जगी बैसाख की। बसंत आया, फूल खिले, हवा चली, खेत लहलाए, और आज जगी बैसाख की। इसी सुनहरी चमक में थे वनीता के गहने, लाजों की चुनरी, नन्हे मुन्नों के खेल खिलौने और कॉपी किताब। शाम होते ही बादलों का रुख बदला, रंग गहराया, बिजली चमकी और छाए उमड़ घुमड़ कर, और छाए उमड़ घुमड़ कर, जैसे कर रहे हों पैमाइश धरा की, जैसे कर रहे हों पैमाइश धरा की। मैंने नज़र उठाई, देखा, गुहार लगाई। मैंने नज़र उठाई, देखा और गुहार लगाई। आज बादलों से ज़्यादा गड़गड़ाहट मन में थी, आज बादलों से ज़्यादा गड़गड़ाहट मन में थी। भीतर की अर्चना रोक रही थी ऊपर की गर्जना को, भीतर की अर्चना रोक रही थी ऊपर की गर्जना को। प्रकृति पर पहरे का प्रयास कोरी मुँह रखता है, प्रकृति पर पहरे का प्रयास कोरी मुँह रखता है। उस रात कंकड़ों ने भी दिखाई खूब नज़ाकत, उस रात कंकड़ों ने भी दिखाई खूब नज़ाकत। यौवन से मदमाती फसल सिमट गई वृष्टि की आगोश में और समा गई धरा की गोद में। यौवन से मदमाती फसल सिमट गई वृष्टि की आगोश में और समा गई धरा की गोद में। भोर होते ही मैंने यूं निहारा खुले मैदान को, भोर होते ही मैंने यूं निहारा खुले मैदान को, जैसे विदा के वक्त देखता है एक पिता बेटी को, जैसे विदा के वक्त देखता है एक पिता बेटी को। मेरे पास डबडबाई आंखों के सिवा कुछ न था, मेरे पास डबडबाई आंखों के सिवा कुछ न था। एक हाथ में रस्सी थी, दूसरे में हंसिया, एक हाथ में रस्सी थी, दूसरे में हंसिया, और मन में तरह तरह के ख्याल, और मन में तरह तरह के ख्याल। अब सरकारी वादों पर टिकी थी हर एक सांस। शुक्रिया ममता जी। जी सर। फिर हम दूसरे राउंड में आपकी अगली कविता सुनेंगे, ठीक है सर। और तब तक मैं सरिता सैल जी को आमंत्रित करता हूँ। सरिता जी। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय मिथिलेश सर जी का धन्यवाद। मेरी पहली कविता का नाम है मैं बीज हूँ। मैं बीज हूँ असीम सहन शक्ति से भरा, मैं गलूंगा मिट्टी में फिर पनपूंगा इसी मिट्टी में। जब जब सूरज धरा को रुई संग जलाएगा, मैं अपने कवच पर असीम पीड़ा झेलूंगा। मैं भूख की आंखों में चमकता चांद हूँ, मैं खलियानों के खुशहाली का गीत हूँ। मैं बैलों की गले की घंटियों की घुंघरू की आवाज हूँ, मैं कड़कती बिजली में खड़ा सिपाही हूँ। मैं पाषाणी हृदय में पनपती नमी हूँ, मैं धरा की उर्वरता का नाजुक सा अंग हूँ। मैं चूल्हे की लपटों का स्मित सा हास्य हूँ, मैं तश्तरी में बैठे वसुंधरा का अंश हूँ। मैं बोरियों से घिरे मजदूर के पसीने की बूंद हूँ, मैं संसद की गलियारों में उमड़ती भीड़ हूँ। मैं कच्ची पगडंडी से निकली न्याय की पुकार हूँ, मैं किसान की आंखों का सवाल हूँ, मैं सियासती दाव पेच का निरस्सा जवाब हूँ, मैं सियासती दाव पेच का निरस्सा जवाब हूँ। अगली राजनीति पर छोटी छोटी 4 कविताएं हैं, छोटी छोटी। पहली, राजनीति में विरोधी वह मदारी है जो कांच के दरवाजे के अंदर बैठकर उस पार का दृश्य देखता है, और जब जनता सूखे पत्ते की तरह धूप में तिलमिलाने लगती है,
तब उनकी हड्डियों को चूल्हे में सरका कर उस पर बिना बर्तन रखे तमाशा देखता है। दूसरी, राजनीति पर। जनता ने नेताओं को रेशम का कीड़ा समझा है, बहुत जो सिंहासन के हरियाली पर बैठकर उनके लिए उम्मीदों का वस्त्र बुनेगा। वाह। पर राजनीति में जनता तो केवल वह मखमली धागा है जिसे पकड़कर सिंहासन तक पहुंचा जाता है। बहुत अच्छा। राजनीति 3, सिंहासनों पर नहीं पड़ती हैं कभी कोई सिलवटें, जबकि झोपड़ियों के भीतर जन्म लेती हैं बेहिसाब चिंता की रेखाएं। सड़कों पर चलते माथे की लकीरों ने क्या कभी की होगी कोशिश सत्ता के सिंहासन पर सिलवटों के न उभरने के गणित को बिगाड़ने की। अंतिम, राजनीति पर चौथी, जिस कटोरी में हम अश्रु बहाते हैं उसी कटोरे को लेकर वो हर बार हमारे अंगूठे का अधिकार मांगता है। आजादी से लेकर अब तक जो भी सत्ता की कुर्सी पर झूला है, हमारे सांसों के साथ वो मनमर्जी से हर बार खेला है। हमारी सांसों के साथ वो मनमर्जी से हर बार खेला है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविताएं। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। धन्यवाद। शाश्वत, आप अपनी कविताएं जी सर, पढ़ें। बहुत धन्यवाद। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। कहीं कोई डिस्टरबेंस है, लेकिन आप पढ़ें। किसी का तो माइक ऑन है, किसी एक का वो बंद। सरिता मैम का अब बंद हो गया। मैम, सरिता मैम की तो कविताएं बहुत अच्छी थी पहले, और इनसे पहले पढ़े दो और हमारे साथी कवित्रियों की बहुत कमाल की कविताएं थी। मेरे लिए ये सीखने का भी बड़ा अच्छा अनुभव है। मिथिलेश सर को बहुत धन्यवाद। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, मैंने हाल ही में लिखी। नई तरह से लैस होकर आई है नई सदी। पढ़ता हूँ। नई तरह से लैस होकर आई है नई सदी, जो दिख नहीं रही मनिहारन, उसकी चूड़ियों का बाजार बेड़ियों के भेंट चढ़ गया है। मोतियों की दुकान से सीपियों ने रार ठान लिया है। नई तरह की लड़ाई लेकर आई है नई सदी। टिकुली साटती दोपहर काटती सारी औरतें शिव चर्चाओं में गूंथ दी गई हैं। शिव के गीतों में अब छपरा सिवान के सज्जन का जिक्र होने लगा है। नई तरह की आस्था भी लेकर आ गई है नई सदी। खेत भूरे होकर अलसा गए हैं। खेत भूरे होकर अलसा गए हैं। हवा के सहारे गोते लगाते गेहूं डरकर चीख देते हैं सरेआम। किसानों के नाम पर चढ़े चैत में किसानी के नाम पर चढ़े चैत में खेत नहीं समय काट रही बनिहारें। आग लागो बढ़नी बहारो हतना घाम, बोलने वाली गांव भर की ठेकेदारन। नेपाल से आंख बनवाकर लौटी तो जरूर, लेकिन खेत में नहीं डाले पांव उसने। मोतियाबिंद ने आंख का पानी जगा दिया। कि नई बीमारी लेकर आ गई है नई सदी। चहक्कर पेड़ की गोदी में झूल जाने वाले बच्चे समय से पहले बड़े हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। नई बीमारी लेकर आ गई है नई सदी। चहक्कर पेड़ की गोदी में झूल जाने वाले बच्चे समय से पहले बड़े हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। जीवन जीने को साधने के लिए सूरज से दमन तक बिछ गए हैं जरूर, और भय यही है कि रोटी कपड़ा मकान देने के लिए शराब में खपकर अगर वो बचेंगे तो अंत में धर्म के नाम पर चीख देंगे सरेआम। जैसे पके हुए गेहूं हो, और चीख तो एक जैसी होती है। क्या गेहूं क्या इंसान, भले ही नई तरह से लैस होकर आई है नई सदी, नई तरह की चीख लेकर नहीं आ सकी। धन्यवाद। ये एक कविता थी। एक और जी, मैं एक और कविता पढ़ता हूँ। एक कविता है लोरियों के देश में। सो जाओ, यहाँ लोरियों के देश में चांद अब आरे पारे नहीं आता।
ना तो सोने बहुत की अच्छा। कटोरी में सो जाओ, यहाँ लोरियों के देश में चांद अब आरे पारे नहीं आता, ना तो सोने की कटोरी में दूध भात लेकर आता है। दादियों ने सारी कहानियां बीच में ही रोक दी हैं, सो जाओ इसलिए भी कि कहानियों के बीच में रुकने से मामाओं ने घर का रास्ता भुला दिया है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल पर इधर उधर की बातें करके सुला रहा हूं, अब सो भी जाओ। बहुत मैं अच्छा। कमजोर भाग्य का नौजवान जिसने लोरियां तो खूब सुनी है कहानियां भी, मगर याद कुछ भी नहीं। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि अब उस सफेद बाल वाली बूढ़ी महिला की आवाज में एक जादू था, उसके बाहों में रुई के फाहे थे, उसके थपकियों में नींद घर की दस्तक थी, जिसने किसी भी कहानी का अंत नहीं होने दिया। हर शाम वह उस कहानी को नया किरदार गढ़ के आगे बढ़ाती रही, तो इसलिए भी कि जिंदा रहे किरदार तुम्हारा यहाँ लोरियो के देश में। तुम वीडियो कॉल पर मेरी बात सुनकर इधर उधर की सो जाओ। धन्यवाद। बहुत अच्छा शाश्वत। बहुत तो अच्छी कविता है शाश्वत जी। थैंक यू, अच्छी थैंक यू। कविताएं। बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। अरे बहुत थैंक यू, बढ़िया थैंक यू। सर। जैसे सुना था वैसे ही रही कविताएं। तो इस तरह शाश्वत के कविता पाठ के साथ पहला राउंड खत्म होता है और फिर दूसरा राउंड हम लोग सुनीता कुमारी से शुरू करते हैं। इस राउंड में भी आप लोग दो दो कविताएं पढ़ेंगे। तो सुनीता, सर। आप अपनी कविताएं पढ़ें, परफॉर्म करें। हाँ, आपकी आवाज अंतिम शब्द तक वो थोड़ी वो हो जाती, बिखर जाती है, तो आप अंतिम शब्द को भी, हर वाक्य के अंतिम शब्द को भी जरा ऐसे पढ़ें कि हम लोग सुने। तो जी सुनीता जी, जी। जरूर सर। सर, मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है दादी का बक्सा। कौतूहल का विषय रहा, कौतूहल का विषय रहा हम भाई बहनों के लिए, वह काला पड़ चुका 3x2 का लकड़ी का बक्सा। कौतूहल का विषय रहा हम भाई बहनों के लिए, वह काला पड़ चुका 3x2 का लकड़ी का बक्सा, जिसके जंग खा चुके ताले को गले में झूलती चाबियों के गुच्छे में से सही चाबी को पहली बार में ही बड़ी नजाकत से निकालती दादी किसी जिन्न की तरह मालूम पड़ती थी। और वह बक्सा अलादीन का चिराग, जिसके खुलते ही ढेर सारी नसीहतों और झल्लाहटों के साथ कुछ चवन्नी और कुछ अठन्नी बाहर निकलती थी, जिससे पूरी होती थी हम बच्चों की मलाई बर्फ, बम्बे की मिठाई और बाइस्कोप आदि की चाह। आज दादी को गुजरे 10 दिन हो गए, सारे बच्चे फिर से जमा हैं, बक्सा खोला जा रहा है। सभी बच्चे जो काफी बड़े हो चुके हैं उसी कौतूहल से देखते हैं दादी के लकड़ी के बक्से को, जिसके खुलते ही बाहर निकलती है नई पुरानी साड़ियां, पापा बुआ बच्चों की अधफटी तस्वीरें, छोटे बच्चों के कपड़े, कपड़ों से काटकर निकाले बटन, बहुत सारे नहीं चलने वाले पैसे और वही 3 वाली पैरासूट की डिबिया जिसमें रहा करता था जिन। तुम्हारी नसीहतें, गालियां, डांट बुरी लगती थी तब, उन्हीं के सहारे हमारी स्मृतियों में सदैव बनी रहोगी तुम। अनमोल है तुम्हारी चवन्नी और काठ का यह बक्सा, आज भी है जिन्न का चिराग जिससे जुड़ी तुम्हारी ढेर सारी यादें हैं, जिसमें बंद है पापा बुआ और बच्चों का बचपन। धन्यवाद सर। मेरी दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है आवारा। कभी कभी हवा, कभी कभी हवा चुपके से कानों में कह जाती है आवारा। कभी कभी हवा चुपके से कानों में कह जाती है आवारा। सुना होगा उसने गांव की बूढ़ियों को बतियाते, कानाफूसी करते।
धनेसर की बहुरिया नहीं मानती पति को परमेश्वर। धनेसर की बहुरिया नहीं मानती पति को परमेश्वर, कहती है गाड़ी का दूसरा पहिया है वो। नहीं पुकारा जाना पसंद है उसे बच्चों की अम्मा, सबकी जुबान पर पसंद है उसे अपना नाम। सास ससुर से मनवाना चाहती है खुद को बेटी, घर के फैसलों में रखती है अपने विचार। उसी दिन तो उसी दिन तो गांव आए कलेक्टर से कैसे भीड़ गई सड़क, पानी और बिजली के नाम पर। सैकड़ों की भीड़ और मुस्टंडे पुलिस वाले सैकड़ों की भीड़ और मुस्टंडे पुलिस वाले ताकते थे कैसे टुकुर टुकुर। हमने तो जीवन बिता दिया बहन, बेपरद तो देखा नहीं किसी ने कभी। कैसे देखते, हम एमए पास थोड़े ना है। आवारा महज शब्द नहीं, आवारा महज शब्द नहीं, विद्रोह है, आवाज है, मुक्ति है, अर्धविक्षिप्त व्यवस्था से, अंधविश्वासी समाज से। इसीलिए स्वीकार्य नहीं शायद, स्त्रियों में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। अब मैं ममता जैन जी को बुलाता हूँ। आप 2 कविताएं पढ़ेंगी, उसके बाद फिर अगले राउंड में। ममता जी। जी सर, ये मेरी कविता है हाशिए की औरतें। कविता का शीर्षक है हाशिए की औरतें। वे जो नहीं करती कभी हक की बात, वे जो नहीं करती कभी हक की बात, रह जाती हैं थक कर दिन रात। नहीं लिखी आपकी गई आवाज इनके। बहुत कम आ रही है। अच्छा सर, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ। वे जो नहीं करती कभी हक की बात। अब आई सर? वे जो नहीं करती कभी हक की बात, रह जाती हैं थक कर दिन रात। नहीं लिखी गई इनके लिए स्त्री विमर्श की बातें, नहीं लिखी गई इनके लिए स्त्री विमर्श की बातें। ना ही नारी उत्थान से इनका कोई सरोकार, ना ही नारी उत्थान से इनका कोई सरोकार। मगर मगर खोज लेती हैं ये अपने लिए घर बाहर रोजगार। इनके सुख सपनों में दुख हाथों की लकीरों में रहते हैं। नहीं बनते इनके कभी संग, ना दर्ज होती सेवाएं। नहीं बनते इनके कभी संग, ना दर्ज होती सेवाएं। फिर चाहे हथेलियों पर बने मेहराब हों या चूड़ियों पर नक्काशी, या फिर साड़ियों पर की गई कसीदाकारी। पहचान भले ही सीमित हो पर कर्तव्य में नहीं इनका कोई सानी। पहचान भले ही सीमित हो पर कर्तव्य में नहीं इनका कोई सानी। अपने सब गम ओखल में डाल कूट देती हैं मसालों के संग। अपने सब गम ओखल में डाल कूट देती हैं मसालों के संग। चूल्हे की आंच में रोटियों के संग सेक सारी निराशाएं उड़ा देती हैं धुएं में। चूल्हे की आंच में रोटियों के संग सेक सारी निराशाएं उड़ा देती हैं धुएं में। नहीं होती ये पूरी औरतें, होती हैं आधी मजदूर, आधी व्यापारी, आधी किसान, आधी घरेलू, आधी व्यापारी। नहीं खेला इन्होंने कभी सांप सीढ़ी का खेल, नहीं खेला इन्होंने कभी सांप सीढ़ी का खेल, पर पार कर जाती हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के सारे सोपान। पर पार कर जाती हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के सारे सोपान। बात अर्थ की हो या कर्म की, ये अग्रणी ही रहती है। बात अर्थ की हो या कर्म की, ये अग्रणी ही रहती हैं। नहीं भूलती संतान की परवरिश, नाते रिश्तों के सरोकार या फिर तीज त्योहार। पढ़ लेती हैं ये पत्थरों की भाषा, पढ़ लेती हैं ये पत्थरों की भाषा, पर नहीं आती इन्हें विकास की नई परिभाषा। पर नहीं आती इन्हें विकास की नई परिभाषा। ये जानती हैं सिर्फ मिट्टी की महक, बच्चों की चहक, कांच की गलन, आँच की तपन, हृदय की छुअन, सांसों की सिहरन। ये जानती हैं सिर्फ मिट्टी की महक, बच्चों की चहक, कांच की गलन, आँच की तपन, हृदय की छुअन, सांसों की सिहरन। ये जानती हैं सुई की नोक और नज़र का संबंध।
ये जानती हैं सुई की नोक और नज़र का संबंध, सुहाती है इन्हें बस पसीने की गंध, सुहाती है इन्हें बस पसीने की गंध। नहीं लेती तकलीफ़ में भी दवाई, नहीं लेती तकलीफ़ में भी दवाई, उठा लेती हैं देवी के नाम की सौगंध, उठा लेती हैं देवी के नाम की सौगंध। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बन पाती बड़ी उद्यमी छोटी काश्तकार, तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बन पाती बड़ी उद्यमी छोटी काश्तकार। मानती हैं ये सारी नेमतें, मानती हैं ये सारी नेमतें, शायद ही इन पर कभी बरसती हैं खुदा की रहमतें, शायद ही इन पर कभी बरसती हैं खुदा की रहमतें। क्या सचमुच इन्हीं को कहते हैं हाशिए की औरतें, हाशिए की औरतें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सरिता सैल जी को आमंत्रित करता हूँ। सरिता जी, आप छोटी हो तो 3-4 पढ़िए, लंबी हो तो 2 कविताएं पढ़िए। जी, ममता जी आपकी कविता बहुत सुंदर थी। सुनीता जी आपकी भी कविताएं बहुत अच्छी हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है ईश्वर। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही क्या? आ रही क्या अब आ आवाज? रही। मेरी कविता का शीर्षक है ईश्वर। ईश्वर इन दिनों बीहड़ में बैठकर पाषाण पर लिख रहा है दस्तावेज सृष्टि के पुनर्निर्माण का। उसके पहले वो छूना चाहता है जंगली जानवर के हृदय में स्थित प्रेम, जिसका वह भूखा है सदियों से। उसने खाली कर दी तमाम बैठकें, जहां पाप के कीचड़ में पुण्य बीज बोने की इच्छाएं जमा हो गई हैं। दीमकों को अंतिम आशीर्वाद देकर वो वहां से उठ चला है। नदियां बीहड़ की तरफ मुड़ी हैं। सुना है ईश्वर के चरणों के स्पर्श से बंधन मुक्त सांसें भर रही हैं। वनराई के सबसे ऊंचे तरु से बेल खींचकर ईश्वर ने पुरुषों के कदमों का माप लिया है। कछुए के पीठ की कठोरता उसने अपने कलम में भरकर गढ़ ली है स्त्री की प्रतिमा। तमस गुणों को नवजात की मुट्ठी में बंद कर ईश्वर ने बांध दिया है स्वाति मनुज को दंतुरी मुस्कान में। मेरी अगली कविता है, सर पढ़ सकती हूँ ना अगली कविता? हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ें पढ़ें। अगली कविता का शीर्षक है मानदंड। पत्तों का पेड़ पर से गिरना हर बार उसकी उम्र का पूरा हो जाना ही नहीं होता। कभी कभी एक तूफानों की साजिशें भी होती हैं। सुहागिनों के मांग में सजा सिंदूर हर बार उसकी प्रेम की तलाश का पूरा हो जाना ही नहीं होता। कभी कभी एक झूठे मानदंड का वहन मात्र होता है। कलम से बहती स्नाएं हर बार लिखाई भर मात्र नहीं होती हैं। कभी कभी लहू भी होता है औरत की पीठ का, जिसके हंसने मात्र से उगा लाल रंग का निशान। सागर की तलहटी में स्थित सिंप हर बार मोती ही पोषित नहीं करता। कभी कभी उसके अंदर दफन होता है नाकामयाबी का बांझ सा एक अंधियारा। क्या और एक कविता या पढ़ें। छोटी सी और एक कविता। कलम की नोक पर। कलम की नोक पर चढ़कर हर अन्यायी मुस्कुराता है। कच्ची देह से रिश्ता खून बेईमानी के जेब से बहता है। विकास का हर पन्ना सोता है
पक्ष क्या विपक्ष क्या, संसद की चार दीवारी में चुपके चुपके हंसता है। किसानों की देह पर कफन ओढ़े कॉर्पोरेट दुनिया का चेहरा मुस्कुराता है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कविताएं। धन्यवाद। अब शाश्वत को बुलाना चाहता हूँ। शाश्वत, आप कहाँ हैं? है सर, बनारस में है। बनारस में है, तो आप बनारस से अपनी कविताएं पढ़ें। जी सर, मैं पढ़ता हूँ। अब मेरी इस कविता का शीर्षक है आत्महत्या। पढ़ें। एक मिनट से मैं इसको निकाल लूं। जी, मैं पढ़ता हूं कि 7 आसमानों के पार 8वें आसमान पर जहां आकर चांद रुक जाता है, सूरज की रोशनी पर टूटे सपनों के किरचे चमकते हैं, दिन और रात की परिभाषाएं रद्द हो जाती हैं कि आत्महत्या ऊपर उठती दुनिया की सबसे आखिरी मंजिल है, प्यार की भी बात किया जाने वाला सबसे तिलिस्मी काम। आत्महत्या ऊपर उठती दुनिया की सबसे आखिरी मंजिल है, प्यार के भी बात किया जाने वाला सबसे तिलिस्मी काम। कोई है जिसके पास बहुत कुछ है, सुबहें उम्मीद से जगमगाई हुई, शाम है चांदनी की परत लिए हुए, मैं से हम होकर नूर बरसाती खल्क पर। फिर किसी दिन जब उसकी उम्मीद के जगर मगर सुबह को खींचकर उसके शाम के चांदनी की परत को उतार कर उसके मैं से हम हुए अस्तित्व को निथार कर कोई और अपनी सुबह और शाम की रचता है, तो जान लीजिए कि प्यार की भी बात किया जाने वाला सबसे तिलिस्मी काम है आत्महत्या। मेरे दोस्त, बेशक आपने प्यार किया होगा, प्रेम के गहनतम क्षणों से निवृत्त होकर मृतपाय पड़े होंगे। आपको लगा होगा क्या यही जीवन है? जीवन और मृत्यु के इतने करीब आकर भी आप मरे नहीं, क्योंकि मरना सबके बस की बात नहीं। वह गले में सुई चुभाकर थूक के साथ क्रोध घोटने की तमीज है, यह प्यार से भी आगे की चीज है। मुझे कुछ मुझे कुछ आत्महंताओं का पता चाहिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, शायद उन्हें जोड़कर कोई कविता बनाऊं या फिर आत्महत्या की भूमिका। नहीं, मैं उनके मरने के ठीक पहले की बात जानना चाहता हूँ। यह भी जानना है कि इरादों की यह पेंग कहाँ से भरी थी उन्होंने। क्या किसी बदबूदार सफेद पोश की कार का धुआं उनके सपनों पर कर गया पेशाब और वह कुछ नहीं कर सके? क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांव के खेतों में खुल रही फैक्ट्री का काला पानी उनके बेटों की आंतें निचोड़ लेगा और वो कुछ नहीं कर सकते? या कि उनकी बंद हुई फेलोशिप किसी के सूट के सोने के तारों से नाम लिखवाने की बचबचाती सोच है और वो कुछ नहीं कर सकते? मैं कुछ आत्महंताओं से मिलना चाहता हूँ। आप मेरे भीतर का शोर दबा दें, आप मेरी सारी कविताएं फूंक दें या मुझसे स्तुति गान ही लिखवा लें, मगर मुझे उन आत्महंताओं का पता दे दें जिनके पास प्यार करने का भी विकल्प था और उन्होंने उसे नहीं चुना। वह तो चढ़ गए उस आखिरी मंजिल पर जहां चांद रुक जाता है, सूरज की रोशनी पर टूटे सपनों के किरचे चमकते हैं, दिन और रात की परिभाषाएं रद्द हो जाती हैं और रची जाती है प्यार के भी बाद के तिलिस्म की भूमिका, 7 आसमानों के पार 8वें आसमान पर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक और पढ़िए। तो ये कविता थी। एक बहुत कविता में बढ़िया और सर। अब घड़ी मत देखिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। मैं कविता पढ़ता हूँ अब, मिठाई बनाने वाले। ये मुझे बहुत पसंद है कविता। मिठाई बनाने वाले। जब दुनिया बनी तो सबसे पहले बने मिठाई बनाने वाले, हाथों में भर भर के चीनी की परत, परत भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम गुलर का फूल छुआ के, जितना खर्च हो उतना बढ़े, उंगलियों के पोरों में घी का कनस्तर, कनस्तर भी वही गुलर के फूलों वाला, आंखों में परख, परख भी एकदम पाक चीन लेने वाली। ओह, इतने सब के बाद बोली तो मीठी होनी ही थी, सो है भी, लेकिन कलेजा मठूस हलवाई कहीं का बचपन में ही काले रसगुल्ले की कीमत आसमान पर रखे था, 7 रुपया पीस। आते जाते मन आते जाते स्कूल
मन मारकर साइकिल चलाते लड़कों में नौकरी की पहली ललक तुम्हारे रसगुल्ले के रेट ने ही लगाई थी। 7 रुपया पीस। बहुत अच्छा। रसगुल्ला है कि कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे, रसगुल्ला है कि कलेजे का टुकड़ा तुम्हारे, 7 रुपया पीस। और समोसा, वह भी हर साल 1 रुपया महंगा। बहाना तो देखो कि महंगाई बढ़ रही, और लंगलता तो ऐसे जैसे सोखा का लौंग डाले हो झैती करके। क्या सोचे हो शोकेस के उस पार की सारी मिठाइयां तुम्हारी बपौती हैं? सो तो है, लेकिन एक दिन जब हो जाएंगे हम लायक, तो बड़ी सी कार में आएंगे और किसी दिन तुम्हारे दुकान की सारी मिठाइयां खा जाएंगे, और फिर खुश मन से ईश्वर से आश्वासन लेंगे कि अगली बार लड़की बनाना जिसके पिता और पति दोनों की अपनी मिठाई की दुकान हो। धन्यवाद। क्या बात है। बहुत अच्छी कविता, मिठाई वाला काफी अच्छी कविता है। धन्यवाद धन्यवाद। बेहतरीन रचना। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही शानदार सर। अरे, आप सबने भी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी हैं यकीनन। मतलब सर, चलेगा क्या फिर? फिर से शुरू कीजिए सुमिता मैम। अब तो 8 बज गया। सर कनेक्ट हो जाए, सर लेफ्ट हो गए हैं। हैं? क्यों सरिता मैम, क्या ख्याल है? हेलो, आवाज नहीं आ रही हाँ मेरी? मैंने कहा हाँ, कि मैं आपकी पढ़ देती हूँ आवाज। एक कविता, हाँ, आप एक कविता पढ़िए अभी, है ना? छोटी मेरी सी 3 कविता। कविताएं हुई। हाँ, हाँ कविता का शीर्षक है मजदूर। सब लोगों की सहमति है? जी जी बिल्कुल, पढ़िए पढ़ी ना। जाए। कविता का शीर्षक है मजदूर। उनका होना चेतना का होना है, उनका चलना विकास का ममता चलना जी, है। ममता जी। जी सर, सर आप नहीं थे, मैंने इसलिए शुरू कर दिया। नहीं नहीं, सुमिता कुमारी पढ़ेंगे, उसके बाद आप अच्छा पढ़िए। अच्छा, सर ठीक है सर। सर हाँ, पढ़िए। मेरी अगली कविता है। जी जी जी। सर मेरी अगली कविता है जिसका शीर्षक है परिधान। दुविधा में है कवि और असुविधा में है बच्चे। दुविधा में है कवि और असुविधा में है बच्चे, कि माओ ने भी बदल दिए हैं पुराने ट्रेंड। दुविधा में है कवि और असुविधा में बच्चे, कि माओ ने भी बदल दिए हैं पुराने ट्रेंड। बच्चे पकड़ नहीं पा रहे ममता भरा आंचल। बच्चे पकड़ नहीं पा रहे ममता भरा आंचल। उनके हिस्से नहीं आ रहा वह पीरा हारी छांव, जिसमें समा जाता था बचपन। उनके हिस्से नहीं आ रहा वह पीरा हारी छांव, जिसमें समा जाता था बचपन। हाथ आता है अब सलवार कुर्ते का कोना। हाथ आता है अब सलवार कुर्ते का कोना, या कभी जींस टॉप का बटन, या केवल नाइटी का फीता। मातृत्व और स्नेह मोहताज नहीं किसी परिधान का। मातृत्व और स्नेह मोहताज नहीं किसी परिधान का, मगर आज खतरे में है ममता की छांव वाली कवियों की उपमाएं। मातृत्व और स्नेह मोहताज नहीं किसी परिधान का, मगर आज खतरे में है ममता की छांव वाली कवियों की उपमाएं। और आंचल के भीतर बच्चों की अटखेलियां। बहुत अच्छा, धन्यवाद। शुक्रिया मेरी शुक्रिया। जी जी आप सुमिता जी, अच्छी कविताएं आपने सुनाई। सर और जी। अब इस राउंड में मैं बढ़िया। ममता जी के पास चलता हूँ। ममता जयंत हैं आप? कूल। हाँ, अब ममता जी अपनी एक कविता आप सुनाएं, ये आखिरी राउंड है। हम्म हम्म ठीक है सर, मैं शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है मजदूर। हम्म। उनका होना चेतना का होना है, उनका चलना विकास का चलना है।
उनका ठहरना प्रगति का ठहरना है, उनका जागना उम्मीदों का जागना है। उनका खोना विचारों का खोना है, उनका सोना मेहनत का सोना है, उनका मरना सभ्यता का मरना है। उनके इसी होने, चलने, सोने, जागने और सभ्यता में रहने से तृप्त है दुनिया की भूख। इसी तृप्ति पर टिकी हैं तमाम जीवित इमारतें। इसी तृप्ति पर टिकी हैं तमाम जीवित इमारतें। वे नहीं जानते मौलिक अधिकार, वे नहीं जानते मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, पर जानते हैं वे जीवन के मूल कर्तव्य, पर जानते हैं वे जीवन के मूल कर्तव्य। उनके लिए रक्षा जैसे शब्द बेमानी है, उनके लिए रक्षा जैसे शब्द बेमानी है। उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है कोई इंतज़ाम, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं है कोई इंतज़ाम। असुरक्षा ही उनका सबसे सुरक्षित स्थान है। उनकी खबरों को नज़रअंदाज करना सरकार का सरकारी सलीका। उनकी मौत पर नहीं होते विमर्श, उनकी मौत पर नहीं होते विमर्श। न मनाए जाते हत्याओं पर मातम, ढक दिए जाते हैं बड़ी शालीनता से उनके शव। सहानुभूति से लगाया जाता है योजनाओं में उनके जख्मों पर मरहम। सुना है किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज़्यादा होता है उसकी देह के वजन से। सुना है किसी आदमी की मजबूरियों का वजन ज़्यादा होता है उसकी देह के वजन से। वे तो माहिर हैं बोझा ढोने में, वे तो माहिर हैं बोझा ढोने में। फिर क्यों नहीं उठा पाते वे अपना भार, फिर क्यों नहीं उठा पाते वे अपना भार। शुक्रिया ममता जी। अब मैं इस अंतिम राउंड में अब हम लोग चलते हैं सरिता सैल के पास। सरिता जी, इस राउंड में आपका स्वागत है। आप अपनी कविताएं सुनाएं। छोटी कविता हो तो 2 कविताएं सुनाएं। ठीक है, मैं एक ही कविता सुनाती हूँ। आवाज आ रही ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कविता का नाम ही कविता है। बहुत अच्छा। कविता लिखी नहीं जाती, वह तो बुनी जाती है। कभी नेह के धागों से तो कभी पीड़ा के सेज पर। जैसे एक स्त्री बन जाती है मिट्टी, रोपती है देह में नवांकुर को, वैसे ही कविता का होता है जन्म। हृदय है उसके पोषण का गर्भ, जब उतारी जाती है पीड़ा कागजों पर। कुरेदता है एक कवि कछुए के पीठ को, बैठता है वो आधी रात को कलम के साथ, घसीटता है खुद को बियाबान के नीरव अकेलेपन में। नहीं देख सकता है वो अपने इर्द गिर्द जिंदा लाशें मरे हुए वजूद की, कचोटता है अपने कलम की स्नाही से उनकी आंखों की पुतलियों को। रखना चाहता है उनकी आत्मा पर एक कविता रोष और आक्रोश की। जब प्रेम झड़ने लगता है कवि की कलम से, नदी की देह पर उतर आता है चांद। प्रेमिका का काजल बहता है इंतजार में, और कवि जीता है प्रेम की सौंधी सौंधी खुशबू, और कवि जीता है प्रेम की सौंधी सौंधी खुशबू। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोग और कविताएं पढ़ना चाहती हैं, और मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि हम आप लोगों की कविताएं और सुनना चाहते हैं। और चूंकि समय की एक सीमा है, तो इस आखिरी राउंड के आखिरी कवि हैं
शाश्वत उपाध्याय बनारस से, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। और शाश्वत के कविता पाठ के बाद हमारे तेरी पीढ़ी के एक मशहूर कवि कौशल किशोर लखनऊ से आए हैं, जुड़े हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा 2 मिनट बोलने के लिए, और फिर हम लोग अपने अपने घर में ही रह जाएंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों की कविताएं मुझे इतनी अच्छी लगी, चाहे वो सुनीता कुमारी हो, ममता जयंत हो, सरिता सैल हो, या फिर शाश्वत उपाध्याय, कि मैं आप लोगों को फिर से 1 महीने के बाद मैं फिर आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा। तो आप लोग अभी से तैयार रहेंगे। तो मैं शाश्वत को, फिर शाश्वत उपाध्याय को, जो वाराणसी से जुड़े हैं, बीएचयू के स्टूडेंट हैं, उनको मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। शाश्वत। जी सर, धन्यवाद। दरअसल फोटो दिखाइए। बिजली चली गई हमारे यहाँ सर, तो मैं दिखाऊंगा भी तो दिखूंगा नहीं इधर पर। नहीं, ठीक है, आप कविता पढ़ें। तो ये बनारस का हाल है, क्या कहा जाए, आ हाँ, गई। हाँ, ठीक है, संयोग से आ गई। तो अब मैं पढ़ता हूँ। कविता है, अब इजाजत दे दो मेहरम। मेहरम का अर्थ होता है दोस्त। तो ये एक कविता मैं पढ़ूंगा बस, कि अब इजाजत दे दो मेहरम, इसलिए कि मुझे लग रहा कि तुम्हारे देश की दिशाओं ने भरम बना दिया है, जबकि तुम रोज इधर आ जाती हो। तुम्हारे देश की सुबह दोपहर शाम बस नीली और गुलाबी के बीच फंसी जा रही, जबकि तुम्हें मौसम सुहाना या खराब समझ में भी आता है। तुम्हारे देश के लीचियों में मुझे स्वाद नहीं मिल रहा, तुम हो कि इन्हें स्ट्रॉबेरी बताती रहती हो। तुम्हारे देश के लोग अब तेज चलने लगे हैं मुझसे, तुम भी तो भागती ही जा रही हो मेहरम, इसलिए अब इजाजत दे दो। देखो, जाते जाते ही जा पाएगा कोई भी, वैसे भी एक ही बैग है, कपड़े रखे कि यादें सहेजे, समझते समझते कई अनर्गल दिनों से रुके हुए हैं तुम्हारे देश। बरसों कहीं रह कर रच बस कर लोग कैसे चले जाते हैं मेहरम, मुझसे तो बैग भी नहीं हिल रहा, जबकि इसमें सिर्फ गर्मियों के कपड़े हैं। फिर किताबें तो फिर किताबें तो उठने से रही मेहरम, और उन पुरस्कारों का क्या जो अभिकल्पन स्पंदन अकादमियों में जीते गए हैं, वह तो टूट जाएंगे स्टेशन से पहले ही। उन्हें तुम रख लेना, घर पे कह देना रूपा या सबीना का है, नाम थोड़े लिखा है। सोचे हैं एक बार और आ बहुत जाएंगे बर सोचे हैं एक बार और आ जाएंगे बर्तन पंखा गद्दे लेने। सालों साल सिर्फ तुमसे ही तो हुई दोस्ती भी, किस जूनियर को दे देता। कोई है भी तो नहीं, कोई मजलूम भी नहीं मिला मुझे आज तक तुम्हारे देश में। कोई मजलूम भी नहीं मिला मुझे आज तक तुम्हारे देश में मेहरम। सब तुम शरीके किसी दूसरे से प्यार करके खुश हैं। खुद से प्यार करने वाले बहुत खुश रहते हैं मेहरम, मगर जानती हो, दूसरों से प्यार करने वालों का देश खुश रहता है। ओह तुम्हारा देश, हम इससे सीख भी नहीं पाए दूसरों से प्यार करना, इसलिए इजाजत लेनी होगी। जाने को आसान बनाना कोई खेल नहीं है, कविता लिखनी पड़ती है। पढ़ो और पढ़कर विदा दे दो। उस मन को विदा दे दो जिसकी चंचलता में तुम्हारे शहर के लड़कपन ने चिंगोटी की है। उस सपने को विदा दे दो जिसके पूरा होने पर सुबह मंदिर बिना नहाए गए। उस प्यार को विदा दे दो जो व्हाट्सएप से हाथ की छुअन तक आया और होठ नहीं बन सका। उस गुस्से को विदा दे दो उस गुस्से को विदा दे दो जो तुम्हारे इंतजार से पनपता और तुम्हारा सुंदर मुंह को सोचकर उड़ जाता। दूर अमलतास की टहनियों पर उन सब की हो ही रही विदाई, तो उस लड़के को भी जाने दो जिसने तुम्हारी कल्पना करके तुम्हें मेहरम माना है, जो तुम्हारे साथ कभी रहा ही नहीं, जो अगले शहर में फिर यूं ही फिदा होगा किसी और पर, क्योंकि उसके शहर में खुद से प्यार किया जाता है, दूसरों से नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छी कविता। बहुत बहुत बढ़िया सब चलता है। धन्यवाद धन्यवाद सबको, धन्यवाद।
सर फिर से चले गए लग रहा है। सर की चाय खत्म नहीं हुई। चलिए, आप लोगों की कविताएं मुझे सुनने को मिली और कौशल जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर। दरअसल मैं एक दूसरे कार्यक्रम में था और जब शाश्वत आत्महत्या कविता का पाठ कर रहे थे तभी मैं इस लिखावट के इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर पाया। कोविड को लेकर के एक 5 बजे से ही जन संस्कृति मंच का एक कार्यक्रम था, वहीं पर मैं था। युवा कविताएं सुनने को मिली। सरिता और शाश्वत, ममता और भी लोग रहे और युवा कविता में जो युवापन होना चाहिए इन कविताओं में दिखता है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जैसे मुक्तिबोध कहते हैं ना कि कविता कभी खत्म नहीं होती, वह आवेग त्वरित काल यात्री। तो कहने का आशय ये है कि कविता अपने समय के साथ उसका साक्षात्कार होता है और अपने समय में कविता होती है, वही कविता अपने समय का अतिक्रमण भी करती है। तो आज का किस तरह का समय है यह बताने की जरूरत नहीं है। आप युवा हैं और जिन स्थितियों से समाज को, हमारे जीवन को, मनुष्य को गुजरना पड़ रहा है, वो सब हमारे सामने है। कहा भी जाता है कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। तो आज सबसे बड़ा संकट मुझे लगता है मनुष्यता पर है, मानव जीवन पर है, प्रकृति पर है, प्रेम पर है। तो स्वाभाविक तौर पर आज की कविता का स्वर भी इसी से बनता है। तो मैं आप से एक उम्मीद भी है, क्योंकि कविता लिखना आसान हो गया है जब से सोशल मीडिया का ये दौर आया है, लेकिन अच्छी कविताएं लिखना उतना ही कठिन है। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि कविता तो ऐसी हो रोटी बनाने की तरह कि रोटी जले भी नहीं और अधपकी भी न रह जाए। तो कविता एक ऐसी विधा है जिस पर बार बार काम करने की जरूरत पड़ती है। पहले एक छंद का अनुशासन होता था, आज वह नहीं है। तो आज कविता लिखना, कविता काव्य सृजन करना मुझे ज्यादा कठिन लगता है। राजेश जोशी कहते हैं ना, आज कविता लिखना तार पर, रस्सी पर किसी लड़की का जैसे चलना होता है, उसे एक साधना पड़ता है अपने को, तभी वह रस्सी पर चल सकती है। उसी तरह आज की कविता है। तो स्वाभाविक तौर पर आप लोगों से एक उम्मीद भी है और आप हिंदी कविता के या समकालीन कविता के भविष्य हैं। तो मैं अपनी शुभकामनाएं और लिखावट की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लिखावट के मंच पर आए और आगे भी हम सुनेंगे। और आप लोगों की कविताओं को, मेरी एक पत्रिका भी है जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में अभी स्थगित है, रेवांत, जिसका मैं प्रधान संपादक भी हूं। तो आप लोगों की कविताएं भी उसमें हम लोग प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग आए लिखावट के मंच पर, इस मंच को समृद्ध किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत आभार सर, आशीष धन्यवाद। बनाए रखिए बस हम लोगों बहुत को। आभार सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ, सही में सीखने को मिला काम मैं बहुत। अभी आ पाया, अभी जब शाश्वत अपनी आत्महत्या कविता पढ़ रहे थे, क्योंकि कविता को सुनने के बाद तत्काल प्रतिक्रिया दे पाना भी संभव नहीं होता है ना। और वह कवि और कविता दोनों के साथ न्याय भी नहीं होता है ना। सही बात। तो कुछ चीजें इस मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही थी, कुछ मेरी पकड़ में आ रही थी,
कुछ मेरे, और चूंकि मैं 2 घंटे कार्यक्रम से आया था तो एक मानसिक थकान भी मेरे अंदर थी। फिर भी आप लोगों को नहीं सर, लगता आराम है करिए और आगे बहुत भी धन्यवाद, अच्छा सुनेंगे, लगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर हम लोग विदा लेते हैं और आगे फिर मिलेंगे हम लोग। जी सर, जी शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, सबको बाय बाय। आप म्यूट है सर। हाँ, मैं कह रहा था कि आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और वो कविताएं हमें अच्छी लगी। तो हम लोग फिर कुछ सप्ताहों के बाद फिर इस लिखावट पर हम लोग जुड़ेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड और यूट्यूब लिखावट के यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम बंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कविता पाठ अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी